Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take our second chapter of your first test, which is going to be on Sunday. तो वो जो दूसरा चैप्टर हम ले रहे हैं दैट्स डायनेमिक्स. काइनेमैटिक्स वी हैव ऑलरेडी डन. सो आवर सेकंड चैप्टर इज डायनेमिक्स फॉर योर दिस टेस्ट दैट्स KHRBP 2020 दैट इज काई होप रैंक बूस्टर प्रोग्राम. जो आपका संडे टेस्ट होने वाला है उसका ये दूसरा चैप्टर है दैट्स डायनेमिक्स. सो और क्वेश्चन नंबर 1 इज an object of mass 3 kg is at rest. If a force F equal this is applied on the object, then the velocity of the object at t equal 3 seconds. See, आपका जो force है that's given, that force is equal to 6t square I cap plus 4t j cap Newton. So this is the force which is acting on a body. So on a body of mass 3 kg which is at rest. तो is applied on the object and the velocity of the object at t equal 3 सेकंड. 3 सेकंड के बाद हमें उसका वेलोसिटी बोलना है. देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इज देयरफॉर 6t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप. तो अगर आप मास देखेंगे, मास इज गिवन 3 kg, तो ये 3 जो है इसको डिवाइड होगा तो आई कैन राइट एक्सेलरेशन डायरेक्टली 3 से जब डिवाइड होगा तो इट बिकम्स 2t स्क्वायर I कैप प्लस 4/3t j कैप. So this becomes the acceleration. Now, since this acceleration is of the type that it's a variable acceleration because it's a function of time. ठीक है, acceleration जो यहाँ से बाहर आया आपके पास वो variable acceleration है क्योंकि acceleration is here function of time. जब भी acceleration variable acceleration हो तो आप कोई भी kinematics की equation use नहीं कर सकते. You have to go by integration to calculate velocity. So now we know that acceleration होता है बराबर dv/dt. So we have to go by integration because we cannot use that equation. आप use करते that v is equal to u plus at या s equal to ut plus half of at square. Those are valid only when acceleration is uniform. But here acceleration is a function of time. That's a variable acceleration. That's why we will go by integration. It is 2t square. Then it is 4/3t. Cross multiplying the things here. dv is equal to 2t square dt plus 4/3t dt. मगर इसमें j कैप अपना है ही और इसमें अपना I कैप. नाउ सी है तो आपका dv जो है इट इज dv इक्वल हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स. हियर यू आर इंटीग्रेटिंग टाइम, हियर वेलोसिटी. इनिशियली टाइम इज जीरो, सो वेलोसिटी जो है आपका दैट इज 0. फाइनली टाइम इज 3 सेकंड्स क्योंकि 3 सेकंड के बाद फाइनली टाइम इज 3 सेकंड एंड फाइनली लेट द वेलोसिटी बी v. इंटीग्रेशन ऑफ dv जो है आपके पास, integration of dv is directly v from 0 to that's v equal. Now 2 बाहर आएगा. Integration of t square is t cube by 3. Limits are from 0 to 3. Then it is I cap plus आपका 4/3 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से. Integration of t dt is t square by 2. It is 0 to 3 j cap. Now it is v minus 0 is v is equal to it's 2/3. upper limit is 3. it is cube खत्म 4/3 और ऊपर जो है आपका लिमिट आएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2. 0 तो नहीं आएगा इसमें. चलिए ये हो गया, 1 3 कैंसिल आउट तो इट बिकम 6 है ना. यहाँ आई कैप भी है साथ में, उसका आप ख्याल रखिए. दिस इज जे कैप हियर. तो वेलोसिटी इज इक्वल इट्स अ वेक्टर. इट इज इक्वल 1 3 जाएगा 3 2 6. इट इज 6 आई कैप प्लस देखिए 2 2 4. सो 1 3 यहाँ से जाएगा, 1 3 बचेगा. इट्स अगेन है ना, तो स्क्वायर है 1 3 जो है यहाँ आ जाएगा, नहीं क्यूब है ऊपर, इट्स क्यूब हियर. 1 3 जाएगा तो 9 2 18. इट इज 18 j कैप. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट 6 I कैप प्लस 18 j कैप. इट इज 6 I कैप प्लस 18 j कैप. 6 I कैप प्लस 18 j कैप. यहाँ पे 6 I कैप प्लस 18 j कैप should be the answer. So इनमें से कोई ऑप्शन शायद गलत है. So answer of this question that it is 6 I cap plus 18 j cap. हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो ऑप्शन में, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू गो बाय दिस वे. तो यहाँ पे आपने फोर्स लिया, फिर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकाला, मास डिवाइड हो गया. जब मास डिवाइड हुआ तो आपका एक्सेलरेशन ऐसा है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जब भी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम को आप कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन. जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तभी वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आता तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए. force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph. So this is force time graph. ठीक है, this is time axis here. So it's a force time graph.
व्हाट इज आस्क्ड इज दैट, तो हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ है. The force acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds. We have to calculate the change in momentum, but we are being provided with force time graph. Sir, ऐसा क्यों? क्योंकि we know that as per Newton's second law, F is equal to dp by dt. ठीक है, this is Newton's second law. That's whenever force is impressed on a body, its momentum changes. तो dp हो गया बराबर f dt. तो अब आप मुझे बोलिए दैट अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दैट चेंज इन मोमेंटम हियर, दैट चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज गिवन बाय द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. तो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया, एंड एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, सो मैं लिखूं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या जिसको आप इंपल्स भी कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, या और अगर वो इस क्वेश्चन में इंपल्स भी पूछता तो आप इंपल्स भी बोल सकते थे. ठीक है, तो जब भी आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ हो तो इट्स इंटीग्रेशन बेस्ड फोर्स टाइम ग्राफ, तो मतलब एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो है फिजिक्स में आपको हमेशा चेंज इन मोमेंटम देता है, और चेंज इन मोमेंटम जो है आपका, चेंज इन मोमेंटम आपका इंपल्स भी होता है. चाहे आपसे वो चेंज इन मोमेंटम इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, चाहे वो आपसे इंपल्स पूछता, तो दोनों के लिए सेम आंसर. तो हम एरिया निकालेंगे, सो आवर चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स टाइम ग्राफ. तो एरिया पहले ट्राइंगल है तो इसका ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ हाफ. बेस, व्हाट इज द बेस फॉर दिस, इट्स 2, एंड देन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अगर आप देखेंगे दैट इज 6, देन प्लस फिर एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, मगर ये नेगेटिव हो जाएगा, इट्स अ नेगेटिव एरिया हियर, है ना, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एरिया. सी हियर, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एरिया, तो इसका आप ख्याल रखेंगे. अब नेगेटिव एरिया तो माइनस हो जाएगा इधर, so minus negative area, what is that, it is this that is a length into breadth, that is 3 into the breadth is here, it's only 2 4 तक, then it is a plus क्योंकि positive area है, plus rectangle again, length is here, it is that is 4 क्योंकि 8 minus 4 is 4 here, 4 multiplied by that height, that is 3. तो आसान है, आप देख लीजिए 2 2 जाएगा तो डेल पी इज इक्वल, यहां बचा ये 6, इट्स -6 प्लस 12, 6 6 जाएगा, डेल पी इज इक्वल 12. सो 12 न्यूटन सेकंड शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो 12 न्यूटन सेकंड शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो याद रखिए आप, फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है, सिंस इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया एंड एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम हमारा इंपल्स भी होता है. चाहे वो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछे इंपल्स, आप दोनों का आंसर जो है इस एरिया अंडर द ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ से आप निकाल सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन 1 kg एंड 3 kg. 1 kg और 3 kg जो है, जो ब्लॉक्स में जो रोप है उसमें हमें टेंशन बोलना है. वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द रोप विच इज प्रेजेंट बिटवीन मासेस 1 and 3 kg. तो पहले हम इसमें सारे फोर्सेस डिजाइन करते हैं. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज हियर, सी हियर. देखिए हमें पता है इस पे ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो जी का वैल्यू जो है वो हम 10 लेंगे, तो इसका mg दैट इज 5 into 10 दैट इज 50 न्यूटन डाउनवर्ड्स. तो इस पे 50 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो 50 न्यूटन का फोर्स जैसे डाउनवर्ड्स, तो यहाँ टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, away from the point of contact and away from the point of contact. In a single rope tension remains same because we believe that our string is massless. तो टेंशन सेम. फिर ये दूसरी स्ट्रिंग है तो इसमें डिफरेंट टेंशन डेवलप होगा. अब सर इसमें वेट क्या होगा, देखिए इसका जो वेट है तो अगेन इट इज 1 into g, 1 into g इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन वेट डाउनवर्ड्स. इसका वेट देख लीजिए आप, इसका वेट जो है दैट इज 3 into g, 3 into 10 इट इज 30 न्यूटन, तो इसका 30 न्यूटन. अब ये डिफरेंट स्ट्रिंग है तो मान लीजिए इसमें टेंशन डेवलप हुआ टी डैश, तो इसमें नीचे की तरफ होगा डेवलप टी डैश, बिकॉज फॉर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स वी हैव टू डिफरेंट टेंशंस, बट फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग वी हैव अ सिंगल टेंशन बिकॉज आवर स्ट्रिंग्स आर मासलेस. तो अब आप देख लीजिए इधर, देखिए 5 kg ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 3 + 1, 4 kg से ज्यादा है, तो ये सारा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा इधर. तो एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, तो ये मास नीचे आएगा और ये दोनों मास ऊपर जाएंगे. सो हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा फिर टेंशन. पहले मैंने सारे फोर्सेज जो है इसमें निकाल दिए, सारे फोर्सेज. दिस इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में आप हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक
जो ब्लॉक है इस पे सारे फोर्सेस दिखा रहे हैं, और यूजिंग दैट प्रॉपर ग्रेविटी फोर्स टेंशन, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहता है, अगर स्ट्रिंग वैरी करती है तो डिफरेंट टेंशन हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए, देखिए ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है क्योंकि ज्यादा वेट है, ये कम वेट है ऊपर जाएगा। अब मुझे बोलिए आप, तो इसका मतलब ये जो डाउनवर्ड फोर्स है वो टेंशन से ज्यादा है, तो दिस फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट 50 माइनस टी, क्योंकि 50 टी से ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, तो फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 5a इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब आप यहां आइए, यहां पे आइए, आप देखिए इस ब्लॉक के लिए ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टी जो है वो 30 न्यूटन से ज्यादा है अगेन। तो मैं लिख सकता हूं टी माइनस 30, मगर एक तो 30 वेट डाउनवर्ड्स है और टी डैश भी नीचे है इस ब्लॉक की वजह से, तो मैं लिखूंगा माइनस टी डैश, ठीक है ना, क्योंकि बोथ आर अपोजिंग दिस टेंशन। टेंशन ऊपर की तरफ जो टी है वो इन दो फोर्सेस से ज्यादा है, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दे सिंपली गॉट एडेड, देन इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 3, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 3, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे, ये भी तो ऊपर जा रहा है, तो टी डैश इज ग्रेटर देन 10, तो मैं लिखूं टी डैश माइनस 10 इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 1, एक्सेलरेशन इसका a, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एडिंग ऑल द 3 इक्वेशंस, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो एडिंग ऑल थ्री इक्वेशंस, अगर आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो प्लस टी माइनस टी कैंसल आउट, इसी तरह माइनस टी डैश प्लस टी डैश कैंसल आउट, ये हो गया 50, ये हो गया माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, 50 में से 40 आप कैंसिल करिए तो यहां बचा 10 इज इक्वल, ये हो गया 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, इट्स 9a, तो a इज इक्वल 10/9 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सो फर्स्ट यू हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है दैट इज 10/9 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अब वो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है, इस ब्लॉक का भी, इस ब्लॉक का या पूरे सिस्टम का। अब आप बोलिए, अब आपको टी डैश निकालना है, तो आप लास्ट ब्लॉक को पकड़ के टी डैश निकाल सकते हैं। यू कैन टेक दिस इन योर कैलकुलेशंस। अब मुझे बोलिए आप, देखिए टी डैश माइनस 10 इज इक्वल मास दैट इज 1, एक्सेलरेशन इज 10/9, क्योंकि आपने निकाल दिया। अब आप मुझे बोलिए टी डैश इज इक्वल, तो ये हो गया 10/9, 10 भी उधर जाएगा, प्लस 10/9, 10/9 ये हो गया 90, 90 प्लस 10 हो गया 100, टी डैश इज इक्वल 100/9, इट इज न्यूटन is the tension in the string which is present between masses 3 and 1 kg। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सारे फोर्सेस इंडिविजुअली बनाइए, फिर देखिए कौन सा साइड ज्यादा भारी है वहां की तरफ एक्सेलरेट करेगा सिस्टम, और हल्का वाला साइड ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। देन यू डिजाइन द इक्वेशंस एज पर दैट फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा है और कौन सा कम है, उनका सब्ट्रैक्शन आपको फोर्स देगा, वो मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस। तो हमने इसका एक्सेलरेशन भी निकाला और हमने टेंशन भी निकाल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, this is if m is the mass of the pulley, find the force exerted by the clamp on the pulley। देखिए m जो है मास ऑफ द पुली है, मतलब जो पुली यहां पे इन्वॉल्वड है, हियर वी हैव अ पुली एक्चुअली, सो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर। देखिए दिस इज अ पुली है, ठीक है, ये एक पुली है और इसका मास दिया गया है m, द मास ऑफ द पुली इज m, और इस पुली के ऊपर से एक रोप आपने टाई की है जिसको एक मास सुमाल आपने कनेक्ट कर दिया। हमसे पूछा गया है इफ m इज द मास ऑफ द पुली फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ये क्लैंप है यहाँ पे, क्लैंप, इसका क्या मतलब है सर, इसकी वजह से, इस क्लैंप की वजह से इस पुली पे कितना फोर्स है, ठीक है, ये हमें निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट दैट, सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एंट्रेंस में बहुत एक्सपेक्टेड रहता है। सी इस पे फोर्सेस कौन कौन से है सर, हमें पता है इस पे वेट दैट इज m इंटू जी, इसका वेट। तो जैसे इस पे वेट डेवलप होगा तो टेंशन रोप में डेवलप होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे भी कांटेक्ट से नीचे टेंशन, तो यहां पे भी कांटेक्ट से इधर टेंशन, और यहां पे भी टेंशन, क्योंकि सिंगल रोप। अब पुली का जो है चूंकि उसका भी मास है तो उसका भी वेट डाउनवर्ड्स होगा, और वो वेट होगा बराबर m इंटू जी, कैपिटल M इंटू जी। अब आप मुझे बोलिए फ्रॉम द डायग्राम, अगर आप देखेंगे चूंकि ये स्टैटिक है, यहां ये फिक्स्ड है, ये नीचे नहीं आ रहा है, तो T इज इक्वल टू mg। सो फ्रॉम डायग्राम चूंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो आपका T जो है वो स्मॉल mg के बराबर है। योर T इज इक्वल टू स्मॉल mg, योर T इज इक्वल टू स्मॉल mg, आपका T जो है वो स्मॉल mg के बराबर है। अब आप देखिए यहां पे T आपने निकाल दिया, इसमें थ्रू आउट T आपका स्मॉल mg के बराबर। नाउ सी इस पुली पे जो आपका पुली यहां पे है इन्वॉल्वड,
तो मैं यहां पे पुली बनाता हूं, इसको ये है क्लैंप, दिस इज योर क्लैंप लाइक दिस। तो इस पे अब पुली पे मास m है इसका अपना, तो यहां पे दो फोर्सेस डाउनवर्ड्स हैं। कौन कौन सा फोर्स? एक तो पुली का वेट दैट इज mg और टेंशन, तो एक तो टेंशन है नीचे की तरफ और इसका वेट है डाउनवर्ड्स, वो है कैपिटल mg। तो ये दो फोर्सेस, और पुली को इधर से जो फोर्स डेवलप्ड है दैट इज ओनली टेंशन। सो फ्रॉम डायग्राम मैंने सिर्फ ये पार्ट इससे बाहर निकाला। आप पुली पे देखिए, एक तो टेंशन है नीचे की तरफ और पुली का वेट है डाउनवर्ड्स, और यहां की तरफ टेंशन है, मगर टेंशन आपको पता है mg के बराबर है। अब मुझे बोलिए, इस पे दो डाउनवर्ड फोर्स और ये यहां की तरफ फोर्स, तो मतलब अगर मैं पुली को फिर से बनाऊं, अगर मैं पुली को फिर से बनाऊं और क्लैंप को यहां पे बनाऊं, तो मुझे बोलिए आप, नीचे की तरफ इस पे दो फोर्सेज है, तो मैं लिख सकता हूं T प्लस mg, कैपिटल mg, क्योंकि when two forces are in the same direction they got added, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड्स है, और यहां की तरफ इस पे एक ही फोर्स है, वो है टेंशन। अब ये दो फोर्सेस ऐसे हैं दैट दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। इन दो का रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको मैं एक डिफरेंट कलर से यहां प्रेजेंट करता हूं। सो आई विल टेक ए डिफरेंट कलर। देखिए, इन दो का रिजल्टेंट जो है वो यहां की तरफ एक्ट करेगा। वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पुली को प्रेस कर देगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्लैंप जो पुली पे फोर्स बनाएगा वो ये होगा। तो पुली जो क्लैंप पे फोर्स बना रहा है उसका रिजल्टेंट ये है। नाउ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्लैंप उतना वापस बनाएगा, चाहे आप ये निकालो, उसका अपोजिट उसके बराबर है। अब रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? तो योर रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ दैट इज T स्क्वायर प्लस इट इज T प्लस mg, बट इट इज कैपिटल mg का होल स्क्वायर। नाउ ये आ गया। अब T का वैल्यू ड्रॉप करिए इसमें। T जो है आपका, देखिए T इज इक्वल स्मॉल mg, तो ये हो गया m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस, फिर से T का अपना वैल्यू इट इज mg प्लस इट इज कैपिटल mg, और फिर बाहर एक टोटल स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स बनता है जो पुली क्लैंप पे बनाता है और क्लैंप उस पे वापस बनाएगा विद दिस ऑप्शन। तो इसमें अगर आप जी स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल देंगे, वो बाहर आ जाएगा, तो फिर अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस m का होल स्क्वायर, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो बिल्कुल ये वेक्टर गाइडेड क्वेश्चन है कि इस पुली का वेट mg, कैपिटल mg नीचे, टेंशन नीचे, यहाँ की तरफ टेंशन, तो ये दो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, ये दो फोर्सेस ऐड हो गए, टेंशन यहाँ की तरफ, इन दो का रिजल्टेंट जो है वो नीचे आएगा, क्लैंप पे फोर्स बनाएगा पुली, तो क्लैंप उतना वापस फोर्स बनाएगा। जब आप ये फोर्स निकालेंगे बाय यूजिंग दैट वेक्टर लॉ दैट इज रिजल्टेंट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है, देन जितना वो फोर्स पुली क्लैंप पे बनाता है उतना क्लैंप उस पे वापस बनाता है। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। जो स्प्रिंग बैलेंस है इस पे रीडिंग आपको इसकी रीडिंग निकालनी है, बट सिंस द होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन g/10, सो इट बिकम्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पहले हम जो है चीजें यहां से करते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे इस पे जो वेट है वो डाउनवर्ड्स होगा, और जब वेट डाउनवर्ड्स होगा तो इसमें टेंशन डेवलप होगा T यहाँ पे, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे भी टेंशन T डेवलप होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि सिंगल रोप है तो टेंशन सेम रहेगा, थ्रू आउट टेंशन सेम, बिकॉज वी बिलीव दैट आवर स्ट्रिंग्स आर मासलेस। अब अगर आप देखोगे दो टेंशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी T डैश, जो T डैश यहाँ डेवलप होगा वो यहाँ पे भी डेवलप होगा। तो अगर आप देखोगे जो स्प्रिंग बैलेंस है आपका, जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है वो जो रीड करेगा वो T डैश को रीड करेगा, मगर T डैश आप देखिए वो 2T के बराबर है। सो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट आपका जो T डैश है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स T, है ना। वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि स्प्रिंग बैलेंस जो रीड करेगा, जो रीडिंग करेगा, जो उसको लोड है, वो लोड है इसको T डैश के बराबर है। अब T डैश खुद देखिए आप, T डैश 2T के बराबर है, बिकॉज when 2 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन दे सिंपली गॉट एडेड, तो आपका T डैश 2T के बराबर है। मगर बट हमें पता है इस सिस्टम में जो आपका पुली सिस्टम ऐसा होता है, दिस बेसिक सिस्टम जो हम 11th में पढ़ाते हैं आपको, कि एक मास यहां से है और उसी स्ट्रिंग पे दूसरा मास यहां से है, ये मान लीजिए m1, ये मान लीजिए m2, तो हमारा जो टेंशन है वो हमें पता होता है, जो इसमें टेंशन T डेवलप होता है स्ट्रिंग में T, यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी T, वो यूज टू कैलकुलेट इट इज ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज योर टेंशन। ये टेंशन मैं इसमें ड्रॉप करूंगा तो आपका T डैश आएगा बराबर
ट्वाइस ऑफ, तो फिर टी का वैल्यू इट्स ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो मल्टीप्लाइड बाय, यहां g भी होता है तो मल्टीप्लाइड बाय g। सो आपका टेंशन टी डैश आएगा बराबर इट इज 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम वहां डिराइव नहीं करते, जो हमें पता होनी चाहिए। कंपेटिशन मीन्स दैट थिंग है ना, कि आप वहां सारी डिराइवेशंस तो नहीं कर सकते, ये चीज हमें पता होती है क्योंकि ये पुली हम क्लास 11th में आपको पढ़ाते हैं कि जो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। क्योंकि ये t डैश 2t के बराबर है, t डैश इज 2t, t का वैल्यू मैंने ड्रॉप कर दिया तो आया ये। बट ये था जब आपको जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूरा लिफ्ट ही ऊपर जा रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इस पे थ्रस्ट नीचे की तरफ आएगा, तो ये बनेगा g प्लस जी बाई 10, है ना। आपने पढ़ा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि लिफ्ट बेस्ड न्यूमेरिकल कि अगर ये एक आदमी है तो इनर्शियल फ्रेम में इस पे सिर्फ वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, मगर अगर ये बाहर एक्सेलरेट करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है तो इस पे एक थ्रस्ट, इस पे एक सीडो फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, वो ma के बराबर होता है। तो इसका वेट अब जो आएगा दैट इज mg प्लस ma, है ना। तो ये हो जाएगा m बाहर, ये बनेगा g प्लस a, दैट इज व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वही हुआ कि ये जो सिचुएशन है ये तब है, ये सिचुएशन तब है जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो चूंकि एक्सेलरेशन अब आपको दिया है a दैट इज g बाई 10, तो उसका जो सीडो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, तो वो g को ऐड होगा a और a इज गिवन g बाई 10। तो आपका t डैश जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो यहां हो जाएगा g प्लस a, बट a इज g बाई 10। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले नॉर्मल प्ली में टेंशन हमें पता होता है, क्लास 11th में डिराइव करते हैं। फिर इस डायग्राम को देख के पता चला कि t डैश जो है t डैश 2t के बराबर है, तो t का वैल्यू ड्रॉप करके ये आया था नॉर्मल, बट अब सिस्टम ही एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आपका फोर्स होता है वो mg प्लस a होता है। अब a इस केस में g बाई 10 दिया है, तो मैंने लिखा था g, अब g तो है ही अपना, प्लस a के बदले g बाई 10। तो आप इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दैट थिंग, तो मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर ये हो जाएगा g प्लस g बाई 10। अब हम सारे वैल्यूज ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखिए m1 आपको दिया है, एक है 3, दूसरा है 1.5, 3 एंड 1.5, तो वी विल गो फॉर दिस 3 एंड 1.5। तो t इज इक्वल, ये होगा 4, ये हो गया 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 3 प्लस 1.5, ये हो गया g प्लस g बाई 10, दैट्स 11g बाई 10, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया आपका 4.5, t इज इक्वल 4 इंटू 3 इंटू 1.5, ये हो गया 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 10g। तो मुझे बोलिए आप, ये हो गया 15 3 सो 15 3 तो ये 3 आ जाएगा, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा t इज इक्वल 44 बाई 10g शुड बी द टेंशन हियर, दैट इज योर t डैश। जो स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा दैट इज 44, तो इसमें फर्दर आप क्या कर सकते हैं, इट इज 44 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई g का वैल्यू भी 10 है, 10 कैंसल, तो t डैश शुड बी इक्वल टू 44 न्यूटन शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप बेसिक प्ली पहले याद रखिए कि टेंशन कितना होता है, फिर इस केस में t डैश आपका 2t है, इक्वेशन डिजाइन करिए, फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, g को a ऐड हो जाएगा, a आपको g बाई 10 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए इफ m इज इक्वल टू 30 kg, आपका जो m है वो ये, मतलब ये जो है ये डब्बा जो है इसका मास आपको 30 kg दिया गया है, एंड आदमी जो उसमें है m स्मॉल m दैट इज 50 kg। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन स्ट्रिंग सो दैट दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आपको निकालना है कि जो आदमी को कितना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पे इस आदमी को कितना फोर्स देना है सो दैट दे विल रिमेन स्टैटिक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप, ये एक डब्बा है और उसमें एक आदमी है, उस आदमी का जो है एक रोप हाथ में लेके वो पुली के ऊपर से इस डब्बे को संभाल के, अगर आप ये रस्सी काट देंगे तो डब्बा जो है नीचे आके आदमी को
ऊपर पहुंचा देगा। मगर आदमी ने चूंकि स्ट्रिंग को हाथ में पकड़ के रखा है, जब स्ट्रिंग को हाथ में पकड़ के रखा है तो इस मकान को इसने स्टैटिक रख दिया है, ना अभी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि कितना फोर्स इसको देना पड़ रहा है, कितना फोर्स स्ट्रिंग में इसको देना पड़ रहा है, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट दे आर स्टैटिक। इतना तो क्लियर है, अगर ये रोप यहां काट दी जाए तो ये डब्बा जो है वो नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा तो आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। मगर इस आदमी ने यहां से रोप टाई करके अपने हाथ में रखी है और सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पूछा गया फोर्स कितना है। देखिए इधर, जब ये इसको खींचेगा तो टेंशन यहां डेवलप होगा रोप में, so tension will get developed in the rope and that is always away from the point of contact, always away from the point of contact। यहां टेंशन T, तो यहां पे भी always away from the point of contact जो है यहां पे, तो that is your T will get transferred here। तो पहले देख लीजिए आप, ये जब इसको पुल करेगा तो यहां टेंशन डेवलप होगा T और वही टेंशन यहां पे भी डेवलप होगा T। तो ऊपर की तरफ जो है टोटल टेंशन जो इसको होल्ड करके रखा हुआ है दैट इज 2T, है ना। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब इसको नीचे खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा रोप से, तो यहाँ टेंशन डेवलप हो जाएगा। वही टेंशन जो है जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ इस रोप पे, तो इसको संभालने के लिए ऊपर की तरफ दो फोर्सेस है, तो वो दो फोर्सेस हो गए 2T। तो मैं लिखूं 2T इज इक्वल टू दैट इज द वेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज M कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई G, क्योंकि इन दोनों का वेट नीचे की तरफ है और दो टेंशन इस रोप में डेवलप हुए ऊपर की तरफ, तो T प्लस T इज 2T इज इक्वल टू M प्लस M दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाई G। इट इज 2 टाइम्स T, टेंशन ही हमें निकालना है। M कैपिटल M आपको दिया है 30, स्मॉल m आपको दिया है 50 मल्टीप्लाइड बाई G दैट इज 10। सो इट इज 2T इज इक्वल 800। So T is equal to 400 Newton is the force which he has to that apply on the string in order that the whole system remains in equilibrium. So 400 Newton should be the answer of this question। ठीक है बच्चे। So जब आप यहाँ इसको खींचेंगे ना तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा रोप में, वो टेंशन जो है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइक दिस, तो वो टेंशन यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा। चूंकि सिंगल रोप है तो टेंशन रिमेन सेम, सो T प्लस T इट इज 2T इज इक्वल बैलेंसिंग द वेट, सो यू कैन कैलकुलेट द टेंशन आउट ऑफ हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज म्यू इज 0.8, मतलब इन दो सरफेसेस में फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.8। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 5 kg ब्लॉक इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इट अगेंस्ट द वॉल। आपको बोलना है कि अगर इस बुक को वॉल के साथ आपको रखना है और वो रखने के लिए आपको 100 न्यूटन फोर्स देना पड़ रहा है, इन इस वॉल और इस बुक में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। देखिए मतलब अगर मैं ये पेन इस बोर्ड के साथ रखूं, जैसे मैं छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। इन ऑर्डर टू कीप इट विद द बोर्ड आई हैव टू गिव सम फोर्स एंड दैट फोर्स जो है इन दिस केस, मतलब आप वॉल के साथ बुक रख रहे हो, अगर आप रखोगे और छोड़ दोगे वो वेट की वजह से नीचे आएगा, बट इन ऑर्डर टू कीप इट देयर यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज 0.8 दैट इज गिवन। हमसे पूछा गया है कि इस बुक का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया। नाउ सर फोर्सेस कौन कौन से हैं? देखिए इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा एंड दैट इज इक्वल 5 इंटू G दैट इज 50 न्यूटन। जैसे वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू दिया गया है 0.8, म्यू दिया गया है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब बच्चा बोलता है कि हमने वेट पढ़ा होता है वेट डाउनवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टू द कंटैक्ट सरफेस होता है, बिकॉज योर नॉर्मल रिएक्शन इज अ कंटैक्ट फोर्स। तो वेट डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से जिससे आपने बुक को प्रेस किया अगेंस्ट द वॉल उसका वापस आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। योर नॉर्मल रिएक्शन इज 100 न्यूटन। तो जो आपने अप्लाइड फोर्स दिया ना उसको इन ऑर्डर टू कीप इट विद द वॉल, वो एक्चुअली एक्ट करेगा उस पे और वही इस पे वापस रिबाउंड बैक करके आपको नॉर्मल रिएक्शन, तो उसने आपको नॉर्मल रिएक्शन दिया दैट्स 100 न्यूटन। सो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये बनेगा 80 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आया पहले इंस्टेंट में दैट इज 80 न्यूटन। और आप देखिए पहला ऑप्शन 80 न्यूटन है, बट दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। 80 न्यूटन इज नॉट द आंसर। सर ऐसा क्यों? देखिए अब ऊपर की तरफ फोर्स है 80 न्यूटन और नीचे जो इसको नीचे लाना चाहता है वो 50 न्यूटन है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स है जो इसको नीचे खींचना चाहता है। दिस इज अवर अप्लाइड फोर्स, दिस इज नॉट अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फोर्स व्हिच प्रोवाइड्स द नॉर्मल रिएक्शन। अप्लाइड फोर्स वो जो इसको नीचे लाना चाहता है। योर अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 80 न्यूटन। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो आपका अप्लाइड फोर्स जो है
आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो लेस देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि जो फोर्स उसको नीचे खींचना चाहता है जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं वो सिर्फ 50 न्यूटन है, और जबकि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 80 न्यूटन है। देखो 50 न्यूटन जो है दैट इज लेस देन 80 न्यूटन। द बॉडी विल नॉट कम इनटू मोशन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है। जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है, बॉडी विल रिमेन देयर एंड इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड आवर आंसर इज देयरफॉर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, दैट इज 50 न्यूटन। सो आंसर इज 50 न्यूटन। इस पे हम ग्राफ भी पढ़ाते हैं आपको, तो याद रखिए जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से कम होता है तो बॉडी मोशन में नहीं आती है, उस केस में अप्लाइड फोर्स ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। बिकॉज पहले जो लिमिटिंग वैल्यू जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए उतना फोर्स कम से कम चाहिए। जब वो ब्रेक होता है फिर जो बॉडी मोशन में आती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, तो वो म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन से कैलकुलेट किया जा सकता है। मगर यहाँ अप्लाइड फोर्स उतना कैपेबल ही नहीं है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचे, तो उस केस में आपका अप्लाइड फोर्स ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्योंकि आपने ग्राफ पढ़ा होता है अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स, तो ग्राफ इज लाइक दिस, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन इट कम्स डाउन एंड दिस बिकम्स काइनेटिक, दिस इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो आपका अप्लाइड फोर्स पहले यहां पहुंचा ही नहीं, जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शनल फोर्स। आपने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी 50 न्यूटन है। जब लिमिटिंग पे आएगा उसके बाद हम काइनेटिक निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उसके बाद as shown in diagram breaking tension of the rope is 220 न्यूटन। तो ये monkey और rope based numerical है। find out minimum time in which the monkey can climb the rope, very important for your medical entrances। मैं आपको इसका कंसेप्ट पहले समझा देता हूं। so I will add a slide here and I will make things clear। देख लीजिए, ये आपका रोप है और इस पे एक मंकी चढ़ना चाहता है, तो एक मंकी जो है इस पे ऊपर जाना चाहता है। सो दिस इज अ मंकी हियर, ये मंकी है, ठीक है, दिस अ मंकी, और इसको जो है इस मंकी को ऊपर जाना है, ठीक है, ये ऊपर जाना चाहता है विद सम एक्सेलरेशन ए। देखिए जब ये रोप को खींचता है नीचे, क्योंकि ऊपर जा रहा है, जब ये रोप को खींचता है नीचे तो टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो रोप को नीचे धकेल रहा है। जब नीचे धकेल रहा है तो ऊपर टेंशन बढ़ जाएगा, तो मतलब ऊपर टेंशन आ जाएगा और नीचे इसका वेट है, नीचे इसका वेट है। तो मुझे बोलिए T इज ग्रेटर देन mg, तभी जाके ऊपर जा रहा है। तो आप सीधे यूज कर सकते हैं T माइनस mg। सो फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि इस मंकी का मास m है तो आप लिख सकते हैं T है बराबर फिर mg प्लस a। सो दिस बिकम्स द कंडीशन जब मंकी ऊपर जाता है। बिल्कुल ये लिफ्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है कि आप एक लिफ्ट में है और वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो आपका वेट होता है mg प्लस a। जब वो नीचे आता है आपका वेट होता है mg माइनस a। और जब मंकी ऊपर जाता है तो टेंशन बढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब वो रोप को नीचे खींचता है तो टेंशन बढ़ जाता है। अगर वो नीचे उतरता, अगर मंकी नीचे उतरता तो ये रोप को पीछे धकेल देता तो टेंशन कम होता, ये बनता g माइनस ए। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो आप लिफ्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये। अब इसमें एक चीज आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग टेंशन। दैट ब्रेकिंग टेंशन वो टेंशन होता है जिसपे रोप ब्रेक कर सकती है। जब टेंशन बनता है ब्रेकिंग टेंशन के बराबर, व्हेन टेंशन बिकम्स ब्रेकिंग टेंशन, तो दैट इज द मैक्सिमम टेंशन विच इट कैन बियर। एक्सेलरेशन बनता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मतलब इस इक्वेशन में ऐसा है कि मंकी जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग टेंशन। तो अब टेंशन रिप्लेस होगा ब्रेकिंग टेंशन से, और जिस पे रो ब्रेक हो सकती है दैट इज mg प्लस एक्सेलरेशन मैक्सिमम। मतलब जब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो वो मैक्सिमम टेंशन डेवलप करेगा स्ट्रिंग में, और उस टेंशन को हम ब्रेकिंग टेंशन कहते हैं। तो ये याद रखिए आप दैट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम, जब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तब रेसी में डेवलप होता है ब्रेकिंग टेंशन, मतलब वो टेंशन जिसपे रेसी आप ब्रेक हो सकती है। अब हम न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। देखिए मंकी का मास है 20 kg, तो मतलब इसका वेट जो है मंकी मैं बनाता हूं इधर, ठीक है। तो आई विल मेक दिस थिंग फॉर यू पीपल। तो मान लीजिए बच्चे ये मंकी है इधर, ये आपका मंकी है और इसको ऊपर जाना है। इसका मास जो है वो 20 kg है, मतलब इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो वेट है, और वो होता है 20 × 10 दैट इज 200 न्यूटन वेट डाउनवर्ड्स। अब as shown in the diagram breaking tension of the rope is 220, मतलब रोप का ब्रेकिंग टेंशन दिया है तो T ब्रेकिंग इज प्रोवाइडेड,
तो मतलब मैक्सिमम टेंशन जो ये रस्सी बियर कर सकती है वो 220 न्यूटन है। फाइंड आउट द मिनिमम टाइम इन विच द मंकी कैन क्लाइंब द रोप, मतलब 4 मीटर लेंथ की रोप को मिनिमम टाइम में ये जो लगेगा इसको क्रॉस करने में वो आप निकाल दीजिए। मतलब ये मंकी यहां से जब ऊपर जाएगा, 4 मीटर लेंथ का रोप है, तो मिनिमम टाइम निकालना है जो इसको यहां से टॉप तक ले सकता है। अब मुझे बोलिए मिनिमम टाइम के लिए इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा। वेरी सिंपल, फॉर मिनिमम टाइम monkey will move with मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट थिंग, और जब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा तो उसमें ब्रेकिंग टेंशन होगा, तो टेंशन इज प्रोवाइडेड दैट इज 220 ब्रेकिंग टेंशन। तो वेरी सिंपल, तो T दैट इज ब्रेकिंग इज इक्वल टू M, इट इज G प्लस A मैक्सिमम। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से बच्चों जब जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम निकालना है, फॉर मिनिमम टाइम टू क्लाइंब मंकी विल मूव विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा तो टाइम उसका जो है मिनिमम होगा। अब ब्रेकिंग टेंशन दिया गया आपको दैट इज 220, दैट इज, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैं अगेन इसको ऐसे लिखूं, दैट इज TB इज इक्वल, इट इज MG प्लस MA मैक्स, ठीक है, MA मैक्स। तो इट इज 220 माइनस ये MG जो है दैट इज वेट, दैट इज 200 इज इक्वल टू M इंटू A मैक्स। पहले मैं A मैक्स ही निकालूंगा, तो ये बचा ओनली 20 और मास इसका 20 है, तो मास 20 इज इक्वल टू A मैक्स। तो आ गया आपके पास पहले A मैक्स और वो है बराबर 1 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ऊपर जा सकता है वो 1 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर है, और जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा तो टाइम मिनिमम लगेगा। नाउ बाय यूजिंग दैट इक्वेशन ऑफ दैट काइनेमैटिक्स, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अब देखिए मंकी ने स्टार्ट किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो L जो लेंथ है जो इसको ऊपर चढ़ना है दैट इज 4 मीटर, इट इज 1/2, एक्सेलरेशन आपने 1 निकाला, एंड T स्क्वायर दैट्स मिनिमम टाइम, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल T स्क्वायर। T हो जाएगा बराबर रूट ऑफ 8 दैट इज 2√2 सेकेंड्स इसको लगेंगे, एंड दिस शुड बी द मिनिमम टाइम क्रॉस द रोप। 2√2 सेकेंड्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में याद रखिए आप, वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन में याद रखिए जब आपको मिनिमम टाइम में ऊपर जाना है तो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाना है। इस इक्वेशन में जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा तो ब्रेकिंग टेंशन आएगा। ब्रेकिंग टेंशन आपको 220 दिया है, वेट आपने 200 निकाला, पहले आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाली, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाली यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यू कैन कैलकुलेट योर टाइम एंड दैट इज 2√2 सेकंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने डेवलप करके दिया आपको कि जब मंकी ऊपर जाएगा टेंशन बढ़ जाएगा, तो इट्स वेरी मच विजिबल हियर। अब जब एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम होगा तो इसमें टेंशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ब्रेकिंग टेंशन, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम पे ब्रेकिंग टेंशन, और जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो इसको टाइम जो लगेगा दैट विल बी मिनिमम, एंड वो हमने कैलकुलेट करना था। उसके बाद अ कार्ट कैरिंग मास एज शोन, फाइंड द एक्सेलरेशन A सो दैट M1 एंड M2 डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट। इट इज अगेन अ स्यूडो फोर्स बेस्ड न्यूमेरिकल। देखिए अगर ये एक्सेलरेशन नहीं हो, तो M2 मास जो है चूंकि उस पे वेट है वो नीचे आ जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो M1 मास आगे आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ये किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे सो दैट द मासेस विल रिमेन स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट। वेरी सिंपल है ना, इट इज अगेन गाइडेड बाय द सेम थिंग दैट्स कॉल्ड अ स्यूडो फोर्स। तो मुझे बोलिए आप, जब ये आगे एक्सेलरेट करेगा तो इस पे पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स डेवलप करेगा दैट इज इक्वल टू इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। अब आपको पता है इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, दैट विल बी M2G। जब इसका वेट डाउनवर्ड्स होगा तो टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड अगेन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ अब अगर इसको स्टैटिक रहना है इस सिस्टम को, क्योंकि आप ये देखिए ये फोर्स तब आया जब इसने एक्सेलरेट किया, अगर ये आप एक्सेलरेशन छोड़ दोगे तो ये फोर्स खत्म हो गई, ये फोर्स खत्म हो गया तो ये वेट इसको नीचे लाएगा। मगर हमसे पूछा गया है कि ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा सो दैट द मासेस विल रिमेन स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट। जब आप यहां इसको देख रहे हैं तो आप सिस्टम के अंदर ही है, तो आप इसको देख रहे हैं तो इट विल रिमेन स्टैटिक। ये ऐसा तब पॉसिबल है मेरे बच्चों जब ये T इस M2G को बैलेंस करे और M1A इस T को बैलेंस करे। जब ये फोर्स इसको बैलेंस करे और ये फोर्स इसको बैलेंस करे तब मासेस नीचे नहीं आएंगे। जब ये फोर्स इससे ज्यादा होगा तो मास नीचे आएगा, जब ये मास नीचे आएगा तो आगे जाएगा। तो नाउ इट्स वेरी मच क्लियर कि चूंकि दे आर स्टैटिक मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स इट मींस दिस फोर्स इज बैलेंसिंग दिस टेंशन एंड दिस फोर्स इज बैलेंसिंग दिस टेंशन। तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इसको, तो मैं लिखूं पहले यहां पे, तो हमारा T इज इक्वल टू M2G भी है
इक्वेशन फर्स्ट, और हमारा t जो है वो m1a के बराबर भी है, m1a के बराबर। तो दिस इज बैलेंसिंग दिस एंड दिस इज बैलेंसिंग दिस, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, m1a इज इक्वल m2g, तो a इज इक्वल m2 divided by m1 multiplied by g. So this should be the acceleration. So it is m2 divided by m1 into g. Option number second is the answer of this question. बिल्कुल pseudo force based क्वेश्चन है। इसमें आपको ख्याल रखिए कि अगर ये एक्सेलरेशन खत्म, ये फोर्स खत्म, ये फोर्स खत्म, तो ये फोर्स को नीचे खींचेगा, तो ये किस एक्सेलरेशन से जाएगा, इस पे pseudo force एक्ट करेगा, the system will get balanced and this is the answer of this question. Question number next. देखिए, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कम टू द बॉटम। अगेन है ना, इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम बेस्ड, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो मतलब सीडो फोर्स नीचे एक्ट करेगा। तो हमसे पूछा गया कम से कम वक्त कितना लगेगा इसको कि ये बॉटम को हिट कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसको करने का तरीका वेरी सिंपल कि सर वेट डाउनवर्ड्स, और वेट कितना होगा, इट इज एम जी प्लस ए, है ना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस पे सीडो फोर्स नीचे। अगर ये नहीं होता तो इस पे सिर्फ वेट होता है एम जी डाउनवर्ड्स, मगर चूंकि ऊपर जा रहा है तो इस पे सीडो फोर्स नीचे, ये बनेगा एम जी प्लस ए। अब इसको ब्रेक करिए, लेट अस कंसीडर दिस एंगल भी थीटा, क्योंकि थीटा में आंसर है। तो यहां पे एक कंपोनेंट होगा वेट का और ये दूसरा कंपोनेंट वेट का होगा। क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। देख लीजिए, इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। सो दिस विल बी एम जी प्लस ए कॉस थीटा, तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, और दिस विल बी एम, इट इज जी प्लस ए साइन थीटा, ये डाउनवर्ड्स है। तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो है ये इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है तो दैट फोर्स विच इज मेकिंग इट कम डाउन, दैट इज एफ, एंड दैट एफ इज m, इट इज g प्लस ए साइन थीटा। हमारे लिए यही फोर्स इंपॉर्टेंट है जो इसको इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे ला रहा है। तो ये तो इसको प्रेस कर रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलेगा, इसका हमारे साथ जो है इस क्वेश्चन में कोई दखल नहीं है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वो होता है सर फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन होगा मास मास कैंसल, इट इज g प्लस ए साइन थीटा। तो आपने पहले एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड्स है वो निकाल दिया। तो अब फिजिक्स में एक रूल है, जिस डायरेक्शन में आप जाते हैं उस डायरेक्शन का लेंथ, उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन का टाइम पीरियड। क्योंकि उसको यहां से नीचे आना है और हमसे मिनिमम टाइम पूछा गया है, तो हम सारे पैरामीटर इसी डायरेक्शन वाले यूज करेंगे। वी नो दैट एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 0 है, ये उड़ जाएगा। S is the length, that's L is equal 1/2 acceleration जो इसको नीचे ला रहा है, that is G plus A, then it is sin theta multiplied by T square, cross multiply 2L ऊपर वो नीचे आएगा, तो 2L ऊपर नीचे it is G plus A, then it is sin theta, टी स्क्वायर है उधर, तो मैं यहाँ टी रखूंगा, यहाँ आ जाएगा रूट। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वेरी मच सिंपल, टी इज इक्वल 2L रूट ऑफ जी प्लस ए साइन थीटा। सो फर्स्ट ऑप्शन वेरी सिंपल। फिजिक्स में एक रूल ऐसा याद रखिए, जिस डायरेक्शन की आप बात करते हैं उसी के सारे पैरामीटर, उसी का लेंथ, उसी का वेलोसिटी, उसी का एक्सेलरेशन और उसी का टाइम पीरियड। पहले आपने देखा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी प्लस ए साइन थीटा, फिर लेंथ भी वही और वहां का टाइम पीरियड, द मिनिमम टाइम टेकन इज दिस वन। Then उसके बाद a body of mass 2 kg is on the inclined plane as shown, find the frictional force acting on it. It is given that mu is equal to 0.8. very important numerical, it can be asked in your entrance, और ये बहुत बार रिपीट हुआ एंट्रेंस में क्योंकि एक क्वालिटी क्वेश्चन है फ्रिक्शन बेस्ड। देखिए, हमें बोलना है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। देखिए, ये 2 kg ब्लॉक है तो इसका वेट डाउनवर्ड्स होगा, कितना होगा, 2 इंटू जी, इट्स 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का वेट इस पे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे वेट के, एक ये दूसरा ये, क्योंकि ये थीटा है तो दिस शुड बी थीटा, ये हम बिल्कुल आपको पढ़ाते हैं। नाउ इट इज एम जी कॉस थीटा। एम जी जो है आपका 20 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 होता है रूट 3/2, रूट 3/2 होता है 10 रूट 3। मतलब इस डायरेक्शन में जो 10 रूट 3 का फोर्स है, जितना ये फोर्स है उतना इसका नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा आपका 10 और रूट 3 न्यूटन, है ना। तो ये जिसे प्रेस करेगा उसी का नॉर्मल रिएक्शन वापस। तो यहां से जो कंपोनेंट है दैट्स एम जी साइन थीटा, और एम जी है 20, साइन थीटा होता है साइन 30, दैट इज 1/2, दिस इज 10 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स। तो नीचे वाला जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। अब मुझे बोलिए, जब ये फोर्स इसको नीचे खींचेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बराबर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इज प्रोवाइडेड एंड दैट इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपका है 10 रूट 3, तो ये आ गया दैट्स 8 रूट 3। 8 रूट 3 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं इट इज 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 पॉइंट समथिंग न्यूटन जो है पहला ऑप्शन होता है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमने नहीं लिखा है, इट इज 13 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज 10 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन जो है
सी दैट इज 15 न्यूटन, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है डी दैट इज नन ऑफ द अबव। नाउ सर विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखिए जैसे आपने ये किया है ना, बच्चे ने ये किया, म्यू इंटू एन, म्यू भी दिया है, नॉर्मल रिएक्शन भी आराम से आ गया 13 न्यूटन, और पहला ऑप्शन भी 13 है, तो वो 13 को उड़ा देता है, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। नाउ सी हियर अगेन द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको वॉल और बुक वाला न्यूमेरिकल दिखाया, यहाँ पे जो नीचे खींचने वाला फोर्स है वो 10 न्यूटन है, और जो पीछे रोकने वाला फोर्स है वो 13 न्यूटन है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। आपका अप्लाइड फोर्स उससे कम है, तो अप्लाइड फोर्स ही आंसर है, दैट इज 10 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन दैट एफ अप्लाइड इज लेस देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, मगर आपका अप्लाइड उससे कम है, 10 इज लेस देन 13 पॉइंट समथिंग, डियरफॉर आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, और ये होता है 10 न्यूटन। ये हम फ्रिक्शन में आपके साथ क्लासरूम में डिटेल डिस्कस करते हैं, और जो अभी मैंने बुक वाला न्यूमेरिकल जो वॉल के साथ आपने जो रखा था उसको भी मैंने ग्राफिकली और ये ऐसे ही समझा दिया कि अप्लाइड जब लिमिटिंग वैल्यू से कम होता है तो अप्लाइड ही आंसर होता है, अप्लाइड जब लिमिटिंग के बराबर आ जाता है तो फिर बॉन्ड ब्रेक होने की ये रहती है और बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, और फिर अप्लाइड अगर लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा बॉडी मोशन में आता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, उस वक्त कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया जाता है और नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन number next. Question number next is find the minimum value of omega so that body does not slide on the rotor. Very important question. NEET 2019 का क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू देके पूछा गया था, मगर मैं फॉर्मूला से ही पढ़ाता हूँ, फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे, उस पे फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया था कि आपको सारे पैरामीटर्स दिए थे न्यूमेरिकल वैल्यूज में, तो फिर इनमें से कोई फॉर्मूला वो वैल्यूज में ड्रॉप करके आपका आंसर आ जाता। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास, आई विल कंस्ट्रक्ट इट अगेन हियर, तो मैं यहां पे बनाता हूं, so I will add a slide here, तो you are having a rotor like this, it's a rotor या जिसको हम ड्रम कहते हैं, and this is its natural axis, और इसी पे ये रोटेट करता है। फिलहाल ये एक आपके पास एक रोटर है जो बिल्कुल हॉलो है, और आपने उसके सरफेस के साथ एक मास रखा m, तो सीधी सी बात है अगर ये रुका हुआ है और मास यहाँ रखेंगे तो वो सीधे नीचे जाएगा। क्यों जाएगा सर? वेट की वजह से। नाउ उसके बाद की कहानी ये है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटर रोटेट करे, किस एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटर रोटेट करे, सो दैट द मास विल रिमेन स्टैटिक हियर, दैट इज ये नीचे नहीं आए। अब क्या होगा? ये बिल्कुल वही है अभी आपने जो एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखाता हूं दैट क्वेश्चन। अभी देखिए आप ये क्वेश्चन, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये मास उसको नीचे खींच लेता, मगर जैसे एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ सीडो फोर्स, सेम इज द सिचुएशन हियर। अब वो ट्रांसलेटरी केस था, ये रोटेशनल वाला केस है, बाकी कंसेप्ट सेम। देखिए जब ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो फिलहाल पहले फोर्सेस देखिए, देखिए इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा जिसका नाम होगा mg, लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ दिस रोटर बी r। जैसे वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब सर नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस ऑफ द रोटर। अब नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? देखिए जब रोटर रोटेट करेगा तो रोटर पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, मगर यहां की तरफ मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, और वो आपको पता है वो mv² के बराबर होता है, बट v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा m ओमेगा² r। तो जिस फोर्स से ये इसको प्रेस करेगा उसका नॉर्मल रिएक्शन वापस मिलेगा, तो योर n इज इक्वल टू fc एंड इज इक्वल टू m ओमेगा² r। अब अगर मास को नीचे नहीं आना है तो ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स उसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, तो योर फ्रिक्शनल फोर्स शुड बैलेंस द वेट, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू n शुड बैलेंस द वेट, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू, नॉर्मल रिएक्शन आपका जो है दैट इज m ओमेगा² r इज इक्वल टू mg। देखिए m कैंसल आउट हो जाएगा तो ओमेगा² हो गया बराबर g बाई म्यू r, ओमेगा हो गया बराबर रूट ऑफ g बाई म्यू r। सो दिस शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी। If with this angular velocity the rotor will rotate, so the object will remain static there, otherwise it will come down, है ना। अगर ये static हो गया ना तो ये सीधे नीचे आएगा, मगर जब वो रोटेट करता है तो इस ब्लॉक पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल वो उसको जब प्रेस कर देगा तो इसका सेंट्रीपिटल ये जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन वापस मिलेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स के बराबर है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसको घूमना पड़ेगा, और फिर आपका फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा वेट को, एंड दिस शुड बी योर एंगुलर वेलोसिटी। The root of g by mu r, root of g by mu r, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 2019 में आपको g भी दिया था, म्यू भी दिया था, r भी दिया था, तो आपको वैल्यू निकालना था, बाकी कंसेप्ट इसी। उसके बाद आपका ये है बैलून विद मास m, अगेन नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मेडिकल में बैलून का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलून विद मास m
is descending down with an acceleration a is less than g। क्या मतलब है? देखिए अगर ये बैलून है आपका और उसका मास m है, ये बोल रहे हैं ये नीचे आ रहा है with an acceleration a। अगर ये नीचे आ रहा है with an acceleration a is less than g, इसका ये मतलब है अगर ये फ्री फॉल होता ना a g के बराबर होता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स है, तब a जो है दैट इज लेस देन g, इसका यही मतलब है। देखिए अगर ये a से नीचे आ रहा है और a g के बराबर होता है तो मतलब इस पे सीधे ग्रेविटी फोर्स है और नीचे आ रहा है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो मतलब a की फोर्स है डाउनवर्ड्स, दैट इज mg। मगर a जो है दैट इज लेस देन g, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स है और वो फोर्स बैलून में अप थ्रस्ट ऑफ एयर होता है। तो बैलून ये है जिसका मास m है और वो नीचे एक्सेलरेशन a से आ रहा है और a लेस देन g है, इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अप थ्रस्ट, क्योंकि बैलून पे अप थ्रस्ट एयर का होता है। तो फिर इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले देखिए क्लियर है कि ये नीचे आ रहा है तो mg इज ग्रेटर देन f, तो मैं लिखूं mg माइनस f इज इक्वल फोर्स माइनस फोर्स इक्वल फोर्स। इक्वेशन ए इसके साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट डेवलप हो गई। फिर क्या पूछ रहा है? हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। अब आपको बोलना है इस बैलून में से कितना मास हम रिमूव करेंगे, कितना मास हम रिमूव करेंगे सो दैट अब ये नीचे नहीं, अब ये ऊपर आना स्टार्ट करेगा। तो मतलब ओरिजिनल मास में से कुछ माइनस करना है, तो मान लीजिए आपने m0 माइनस कर दिया और जैसे आपने उतना मास इसमें से माइनस कर दिया, अभी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रस्ट था, अप थ्रस्ट ईयर का, और नीचे की तरफ वेट है, और वो वेट है बराबर m माइनस m0 मल्टीप्लाइड बाई g। और इट इज क्लियर नाउ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, दैट इज वाई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं लिखूंगा यहां पे इक्वेशन दैट f माइनस, हाँ ये व्हाट इज दैट, इट इज m माइनस m0 इंटू g इज इक्वल टू m माइनस m0 मल्टीप्लाइड बाई a। वेरी सिंपल। देखिए फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये ज्यादा है, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल फोर्स। अब मास m नहीं है, m माइनस m0 है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। इट इज f, देखिए माइनस mg, तो माइनस इंटू माइनस प्लस m0g इज इक्वल टू, तो मुझे बोलिए यहां पे, देखिए ये हो गया ma माइनस m0, इट इज m0a। ठीक है, इसका ख्याल रखिए आप, इट इज m0a, जस्ट वेट। तो दिस इज m0a। अब इसको अरेंज करिए आप, देखिए f माइनस mg, चलिए फिलहाल इधर ही रखते हैं, m0 एक साइड लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, तो हमें m0 ही निकालना, तो उसको एक साइड लेते हैं। तो मुझे बोलिए यहाँ पे ये हो गया f माइनस mg इज इक्वल टू, हाँ ये तो है ही यहाँ पे, इट इज ma, और ये m0 उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस m0g, और ये बनेगा माइनस m0a। ठीक है, देखिए f माइनस mg जो है आपका, देखिए f माइनस mg जो है ma, तो माइनस ma के बराबर, तो इसके बदले क्योंकि आपका mg माइनस f ma है तो मैंने लिखा f माइनस mg, तो ये हो गया माइनस ma। वेरी सिंपल, यहां से उठा के इज इक्वल, यहां पे देखिए आप, तो यहां पे पहले ma है आपका, तो यहां हम निकाल सकते हैं कॉमन, या बिल्कुल देखिए इधर ये m है आपका इधर, तो यहां कॉमन आएगा माइनस बाहर, m0 बाहर आ जाएगा, इट इज g प्लस a, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, ये ma इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 2ma इज इक्वल, इट इज माइनस m0, इट इज g प्लस a। ठीक है, माइनस माइनस जाएगा तो आपका m0 हो गया 2ma divided by g plus a. This should be the answer of this question. तो m0 removed mass should be 2ma plus divided by g plus a. 2ma divided by g plus a. Very simple question. पहले मास था m और ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा था। जब एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा था दैट्स लेस देन g, मींस अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ, एयर फोर्स ड्रैग ऊपर की तरफ है, तो f माइनस mg क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, पहली इक्वेशन। फिर आपने कितना मास रिमूव किया, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर गया, तो ये फोर्स अब इससे ज्यादा हुआ, f माइनस फोर्स, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल फोर्स, इक्वेट किया, और फिर यहाँ से mg माइनस f का वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप किया ma, चूंकि mg माइनस f ma है, यहाँ था f माइनस mg, तो मैंने माइनस ma लिया। बाकी मैथमेटिक्स करके आपका आंसर जो है फर्स्ट पार्ट आंसर इस क्वेश्चन का है। उसके बाद a system consists of three masses m1 m2 and m3, m1 m2 and m3 connected by string, अगेन नीट वाला क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन बेस्ड, पासिंग ओवर पुली p, तो एक ही स्ट्रिंग है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद द मास m1 hangs freely and m2 and m3 are on the rough horizontal plane, the coefficient of friction is mu। मतलब अगर coefficient of friction mu है तो इट इज क्लियर, पहले आप coefficient of friction को देख लीजिए, coefficient of friction is mu, तो मतलब पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, the pulley is frictionless and of negligible mass, the downward acceleration of the mass m1 is, तो मतलब आपको बोलना है ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। जब ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा मतलब यहाँ पे वेट है
और द डाउन, तो m1 इज इक्वल m2 इज इक्वल m3 इज इक्वल m, मतलब सारे मास बराबर है, तो ये हो जाएगा mg डाउनवर्ड फोर्स और ऊपर की तरफ डेवलप होगा टेंशन। वेरी सिंपल है ना। जैसे ही ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो mg, क्योंकि सारे मासेस बराबर है, m1 m2 के बराबर, m2 m3 के बराबर m, तो मैंने लिया mg नीचे और टेंशन, तो टेंशन यहाँ, तो टेंशन यहाँ पे भी अवे, जब टेंशन यहाँ पे भी, तो फिर उसके बाद जो है इस पे फोर्सेस देखिए, देखिए पीछे की तरफ जो है, तो यहाँ पे भी टेंशन डेवलप होगा T। अब यहाँ पे जब ये आगे जाएगा तो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका वेट m2g है और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फोर्स पीछे डेवलप होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे भी डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे भी डेवलप होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स होगा बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू, दैट इज m प्लस m इंटू जी, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए इसका हो गया म्यू mg, इसका भी हो गया म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये सारा सिस्टम आगे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, क्योंकि पहले नीचे जा रहा है तो ये आगे आएगा। दो इक्वेशन बनाइए, तो सॉल्यूशन में जब आप दो इक्वेशंस बनाएंगे, वेरी मच सिंपल हियर, देखिए मैं लिख सकता हूं mg माइनस t इज इक्वल टू ma, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहां पे आप आइए, तो यहां पे t ज्यादा है, t क्योंकि आगे जा रहा है, माइनस, देखिए ये दो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 2 म्यू mg इज इक्वल टू, इट इज 2m इंटू ए, है ना, फोर्स माइनस फोर्स, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल फोर्स 2ma, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इन दो को ऐड करेंगे, टी चला जाएगा, टी चला जाएगा, तो यहां बचेगा mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल, ये हो गया 3 टाइम्स ma। अब मुझे बोलिए आप, देखिए m और m हर साइड से जाएगा, उसके बाद ये बनेगा यहां पे, देखिए g कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहां लिख दूं, तो आवर एक्सेलरेशन जो है हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, यस वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। यहां g कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 म्यू और 3 जो है वो नीचे आएगा, तो इट इज g/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, g/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, दिस इज द आंसर, सिंपली, है ना, क्योंकि ये फोर्स नीचे खींच रहा है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये फोर्स इसको आगे ला रहा है t माइनस, ये जो पीछे दो फोर्सेज है फ्रिक्शनल फोर्सेज ऐड हो जाएंगे, t माइनस दीज टू फोर्सेज इज इक्वल टू ma, m जो है सम ऑफ मासेस है, दैट्स व्हाई 2ma मैंने ले लिया। उसके बाद question number next is, a block of mass m is kept on a triangular wedge of inclination theta. Assume that there is no friction. With what acceleration wedge should move so that mass m will remain static on it? ये 2019 का क्वेश्चन है शायद, नीट का, आप चेक कर सकते हैं, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदाउट दिस क्वेश्चन आप एंट्रेंस में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि इससे वो कुछ भी पूछता है। ये एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका इंक्लिनेशन दिया गया है थीटा, इस पे एक मास रखा है आपने जो m है, और अगर ये स्टैटिक है तो ये मास जो है बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट डाउनवर्ड जाएगा। हमसे पूछा गया ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ ट्रायंगुलर वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं, तो ये सीधे चला जाएगा। विद व्हाट एक्सेलरेशन वेज शुड मूव, किस एक्सेलरेशन से, मतलब आप वेज को मूव कराएंगे। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना, आप यहां बैठ के इसको देख रहे हैं, विद व्हाट एक्सेलरेशन द वेज शुड मूव सो दैट द मास m विल रिमेन स्टैटिक ऑन इट, तो किस एक्सेलरेशन से ये जाएगा सो दैट स्टैटिक रहेगा। देखिए व्हाट आर द फोर्सेस, जैसे ये एक्सेलरेट करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप यहां पे बैठ के इस पे देखेंगे, पीछे की तरफ सीडो फोर्स एक्ट करेगा, और सीडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अपोजिट सीडो फोर्स एक्ट करता है। अब इस पे इसका वेट डाउनवर्ड्स है, दैट इज mg, वेट डाउनवर्ड्स है, तो आपको पता है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा लाइक दिस। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट यहां से, दूसरा कंपोनेंट यहां से। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तो आप देखिए ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, सो दिस इज थीटा हियर, दिस विल बी n cos theta and this will be n sin theta. For this block to remain static, n sin theta अगर ma को बैलेंस करता है और n cos theta अगर mg को बैलेंस करेगा, नेट फोर्सेस जो है कंकरेंट फोर्सेस, उनका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो आएगा और फिर इट विल रिमेन स्टैटिक, क्योंकि कोई फोर्स अब इसको नीचे नहीं खींच रहा। अब मुझे बोलिए, तो मैं लिखूंगा फॉर दिस टू बी बैलेंस्ड देन n sin theta जो आपका है शुड बी इक्वल टू ma एंड योर n cos theta जो है, n cos theta आपका जो है mg के बराबर है, डिवाइडिंग द टू nn will go, mm will go, it is tan theta is equal to a by g, क्योंकि आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो it is g tan theta is the acceleration। अगर एक्सेलरेशन से मूव करता है ट्रायंगुलर वेज तब ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, तो g tan theta is the answer of the question। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो किस एक्सेलरेशन से वेज, अगर आप एक्सेलरेशन नहीं दोगे ना, देयर इज नो फ्रिक्शन, ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो नॉन स्लिपिंग का क्वेश्चन है ये, किस एक्सेलरेशन से मूव कराएंगे, तो फिर फोर्सेस क्या है, सीडो फोर्स एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स, अगर ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को n sin theta ma को बैलेंस करता हो, n cos theta mg को बैलेंस, इट विल रिमेन स्टैटिक देयर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन
figure shows a uniform rod of length 30 centimeter having a mass of it's 3 kg. ठीक है, this is wrong here. This is 3 kg mass. ठीक है, the string shown in the figure are pulled by constant forces of 20 and 32 न्यूटन. तो मतलब ये एक ब्लॉक है जिसको 30 न्यूटन और 32 न्यूटन और 20 न्यूटन से खींच रहा है. ये इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है. पूरे ब्लॉक का मास दिया गया है, दैट इज 3 kg. इट इज प्रोवाइडेड टू यू पीपल दैट दिस इज इक्वल टू 3 kg. फिर क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट. जो 20 सेंटीमीटर पार्ट है रॉड का, वो 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स बना रहा है. ऑल द सरफेस आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग्स एंड मासलेस. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. देख लीजिए आप, पहले ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो 30 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है इसकी. 30 सेंटीमीटर जो है, 30 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो 30 सेंटीमीटर का मास है 3 kg. मतलब हर 10 सेंटीमीटर का मास फिर है, हर 10 सेंटीमीटर का 1 kg, देन 1 kg एंड 1 kg. तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे इस 10 सेंटीमीटर का मास क्या है, तो आप सीधे बोल दीजिए टोटल मास 3 kg है, तो इस 10 सेंटीमीटर का 2 kg है, 1 kg है. 10 सेंटीमीटर का 1 kg है, तो इस 20 सेंटीमीटर का 2 kg है, क्योंकि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑन द यूनिफॉर्म लेंथ. द टोटल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर पे मास 3 kg है, तो यूनिटरी मेथड से मुझे बोल दीजिए हर 10 सेंटीमीटर पे 1 kg होगा. तो ये 10 सेंटीमीटर 1 kg होगा, इसके 2 10 सेंटीमीटर है, तो हो गया दैट इज 2 kg. सो दिस विल बी 2 kg एंड दिस विल बी 1 kg. तो हमें बोलना ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट इस पे कितना फोर्स बनाएगा. वेरी सिंपल, ये इस पे टेंशन डेवलप करेगा और वही टेंशन हमें निकालना है. ये वही, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना, पहले आप मुझे बोलिए इस पूरे ब्लॉक पे नेट फोर्स यहां की तरफ है 32 न्यूटन इज ग्रेटर देन दिस. देखिए यहां की तरफ इस पे 32 न्यूटन है और पीछे की तरफ इस पे 20 न्यूटन है. तो हम देखेंगे नेट फोर्स उधर है, तो ये यहां की तरफ एक्सेलरेट करेगा. वो एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय नेट मास. नेट फोर्स होता है 32 माइनस 20, दैट इज नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास. नेट मास आपका 3 है, तो ये A हो गया बराबर 12 डिवाइड बाय 3, दैट इज 4 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. पहले आपने एक्सेलरेशन निकाल दी. जैसे आपने एक्सेलरेशन निकाल दी, अब आपको ये टेंशन निकालना है ना. एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का या इसका, ये टेंशन होगा ना बराबर. अगर आप इस ब्लॉक को बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम इतना ही, तो इसका मास है ना 1 kg. इट्स मास इज इक्वल टू 1 kg, क्योंकि इसका मास है 2 kg, टोटल इज 3 kg. अब यहां की तरफ इस पे टेंशन है और पीछे की तरफ इस पे फोर्स है 20 न्यूटन. वेरी सिंपल, आपने FBD बना दिया. अब चूंकि ये पूरा सिस्टम आगे एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन आपने निकाला, तो t minus 20 is equal to mass into acceleration. Mass is 1, acceleration is this. So t is equal to 24 Newton is the answer of this question. 24 Newton is the answer of this question. Very important numerical. Unitary method इसमें आपने यूज कर दिया कि 30 सेंटीमीटर पे 3 kg मास है, तो 10 सेंटीमीटर पे 1 kg होगा, अगेन 10 सेंटीमीटर पे 1 kg, अगेन 10 सेंटीमीटर 1 kg. मतलब ये 20 सेंटीमीटर 2 kg का होगा और 10 सेंटीमीटर 1 kg का होगा. अब आपने पूरे ब्लॉक का, जो पूरे ब्लॉक का वो इन दो पार्ट्स का भी एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स 32 माइनस 20 है, तो डिवाइड बाय नेट मास, तो वहां से एक्सेलरेशन आई. जैसे आपके पास एक्सेलरेशन आई, फिर आप देखिए अब इस पे हमें 20 सेंटीमीटर की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो है. तो वो जो है वो टेंशन वाला पार्ट है ना. आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग बना सकते हैं जो ये टेंशन का काम करेगा. तो वो टेंशन कितना है, तो t माइनस 20 है ना. t माइनस 20, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू मास. मास इज 1, एक्सेलरेशन आगे की तरफ, और उसी से मुझे पता चला t इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है. t माइनस 20 इज इक्वल टू मास इज 1, एक्सेलरेशन इज 4, t इज इक्वल टू 24 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस कंप्लीट्स आवर इंटरेक्शन फॉर योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ योर एंट्रेंस, जो आपका संडे होने वाला है, जिसमें काइनेमैटिक्स और जो आपका डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें मैंने हर कोई जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो सकता है वो आपके साथ डिस्कस किया, और कुछ रियर टेक्निक्स आपको पढ़ाई, जिससे आपके क्वेश्चंस में टाइम बच जाएगा. और ये न्यूमेरिकल्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट एंट्रेंस आल्सो. जो आपका टेस्ट संडे होने वाला है, या आपका जो नीट या IIT JEE आगे होगा अपने टाइम पे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो इसमें हमने डिस्कस की, जिससे आपका स्पीड जो है, स्पीड इंप्रूवमेंट होना चाहिए. क्योंकि मैंने बोला कंपटीशन मीन स्पीड, कंपटीशन स्पीड होता है, वरना वो पेपर कोई भी फिर बाहर आके उस टाइम इंटरवल के बगैर, जो बाहर आपको टाइम रिलैक्स टाइम है, अंडर प्रेशर आप नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं. मगर उस प्रेशर में करने के लिए यू शुड नो सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड यू शुड नो सम कंसेप्ट जो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफर कर दे. थैंक यू सो मच.